हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक चल रहा था। आई होप आज जो है वीडियो अपलोड भी हुई सुबह तो उसमें आपने देख ली होगी कि कहाँ तक है। अब हमारा जो है टेंस बिल्कुल लास्ट पे ही चल रहा है, हमारे टेंस आज फिनिश हो गए, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया था और हम लोग शुरू से ये जानते हैं कि फ्यूचर की पहचान आप लोग विल शैल से बहुत ईजिली कर लेते हैं कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में विल और शैल होता है आप तुरंत कहते हैं ये फ्यूचर टेंस है और यही पहचान होती है। इनडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अब हम ले रहे हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट। मैंने पहले बताया कि एज द वर्ड शोज परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। परफेक्ट का मतलब होता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, चाहे कहीं भी हम कोई सा भी टॉपिक ले रहे हैं ग्रामर का, हमें वो करना ही करना है। अब इसमें क्योंकि विल और शैल आपको मालूम ही है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करवा दिया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। मैंने एक कॉमन बात भी ये बताई थी आप लोगों को कि अगर हम विल की जगह शैल का और शैल की जगह विल का भी यूज कर देंगे तो भी सेंटेंस आपका गलत नहीं। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि केवल वो काम करना आपके लिए मस्ट हो जाता है, यानी कि यू मस्ट हैव टू डू दैट वर्क, वो काम आपको करना कंपलसरी हो जाता है। बट एक बात और भी बोली जाती है कि नथिंग कैन बी से अबाउट फ्यूचर, कुछ नहीं कह सकते आने वाले कल में या आने वाले पल में क्या होता है। तो केवल एक मैंने बताया था कि एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि फ्यूचर में ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, लेकिन रूटीन में होती हैं तो सारी चीज़ें ही होती चली जाती हैं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में will have, shall have, plus verb third form। अब यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में काम करेंगे और कॉन्टिन्यूस में कर रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में एक अनुमान लगा लिया जाता है कि वो काम कर चुके होंगे, यानी कि हम जो है कल आपको 2 बजे तक पढ़ा चुके होंगे, बस ये है। तो जब कोई काम फिनिश हो चुका होगा, अनसर्टेन है क्योंकि टाइम के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कब तक कैसे होगा, तो इसलिए हमने क्या करना है कि विल हैव और शैल हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल we shall have finished our work by tomorrow। कि we shall have finished our work by tomorrow। फ्यूचर टेंस में कभी भी yesterday और since का यूज नहीं क्योंकि अनसर्टेन, सर्टेनिटी है ही नहीं, और yesterday मीन्स आपका प्रीवियस डे होता है और since का यूज हम सर्टेन टाइम के लिए करते हैं, तो इसलिए हम since का यूज नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर इसमें टुमारो का यूज करेंगे, टुमारो आने वाला कल, द नेक्स्ट डे। तो हमेशा जो है इसमें हम टुमारो का यूज़ करते हैं। फॉर का भी यूज़ आ सकता है कि मतलब हम कल 2 दिन के लिए हम दिल्ली जाएंगे, तो फॉर 2 डेज है ना। तो फॉर इसलिए आ सकता है कि अनसर्टेन टाइम फॉर के लिए। अब 2 दिन कौन से होंगे आपके, दिसंबर के होंगे, जनवरी के होंगे, कौन से होंगे, तो अनसर्टेन टाइम पर हम फॉर का तो यूज़ कर सकते हैं, बट यस्टरडे और सिंस का यूज़ फ्यूचर टेंस में नहीं। क्लियर। तो इसके लिए बाय टुमारो यानी कि कल हम जो है अपना काम खत्म कर चुके हों। अगर इसमें जरूरी कि बाय टुमारो भी आए, बस आप वर्क भी कर सकते हैं, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, क्योंकि शैल दे रखा है, हैव दे रखा है, आवर वर्क है, यानी कि काम खत्म कर चुके होंगे। अगर सेंटेंस में एज अ रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी टुमारो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस, ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव, वी शैल हैव नॉट, है ना, तो इस तरह से नॉट लगा देंगे, नॉट का यूज करके नेगेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्म में मैंने आपको जैसे पहले बता रखा था, यदि क्या क्वेश्चन वर्ड आता है स्टार्टिंग में तो शैल को सबसे पहले लिखते
देंगे, बाकी सेंटेंस का फॉर्मेट सेम रहेगा। यदि उससे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो शैल से पहले क्वेश्चन वर्ड, आपका सेंटेंस के फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया, मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि आपको जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जब तक कि आप इनकी एक्सरसाइज यानी कि 1-2 सेंटेंस नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला कि एक्सरसाइज अगर आपको पास अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप एक सेंटेंस ले लीजिएगा, हिंदी का कोई भी एक सेंटेंस आप ले लीजिएगा और उसी को कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब सेंटेंस इस लेवल पर आ गए तो आपको इतना पता है कि भाई हम टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। उसको बनाने के बाद उसको आप 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा और आप 1 या 2 सेंटेंस करके देखिए, फिर आपको टेंस अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे, आप उस चीज़ को भूलेंगे। लेकिन इसके लिए यू हैव टू डू एज आई एम सेइंग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, वही करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके में ग्रामर में बहुत मैंने कल क्वेश्चन पेपर भी निकाले हैं, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर भी मिले, तो मतलब ग्रामर में आपके टेंस के अकॉर्डिंग 5 सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग 5 सेंटेंस, फुल मार्क्स, एक्टिव पैसिव फुल मार्क्स, 4 मार्क्स, यानी कि अगर आप देखें 4-4-4 करके तो आप अबाउट 20 मार्क्स की तो आपके पास ग्रामर के सेंटेंस हैं, और जिसमें कि आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का सेंटेंस अगर बिल्कुल सही है तो फुल मार्क्स है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेशराइज ग्रामर पे करती हूँ। थ्योरी में तो हमें पता है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगी, मार्क करा दूंगी भाई कौन से हैं कि ये आएंगे, तो वो तो आप लर्न करके कैसे भी करके, है ना, आप उसको कर ही लेंगे। तो लेकिन ग्रामर में जो है ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें हमारे लिए फ्यूचर यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा याद रखना वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नोटेड इट ऑल ऑफ यू। अब बेटा आप लोग भी ऐसे काम नहीं करते, काम करके आप बैठ सकते हो, तो अभी हम नोट करिए, आप लोग को आपको ऑफलाइन फेस टू फेस मिल रहा है, आप इस चीज को नोट करेंगे, अदरवाइज फिर ऐसे काम नहीं होगा। नोटेड इट ऑल ऑफ यू। If there is any query, please inform me on WhatsApp message, because today we are going to finish our tense topic. Now this is the last one topic, future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट मीन्स यानी कि जो काम, अब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि टाइम की एक सर्टेनिटी दे दी जाती है, सर्टेन हो या अनसर्टेन हो। उसके लिए हमने आपको बताया था प्रीवियस टेंस में कि हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, क्यों, लेकिन ये है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हम ना तो यस्टरडे का यूज़ करेंगे, ना ही हम सिंस का यूज़ करेंगे, हम केवल टुमारो और या फॉर का टाइम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे है, अब इसमें इसका फॉर्मेट क्या है, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टुमारो, या फॉर। आपका आई और बी के साथ, और नहीं तो दूसरा जो है शैल हैव बीन विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट वाली है, लेकिन बीन जो है आपको लगाना, यानी कि बीन और इसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लाइकवाइज कंटीन्यूअस टेंस की तरह आप लोगों को इस तरह से करना है, सिंगुलर आई और बी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। अब सेंटेंस, अब आपका जैसे बाय टुमारो, जैसे
शैल हैव डूइंग आवर वर्क बाय टुमारो, कि कल हम अपना काम कर रहे होंगे। बाय टुमारो है तो फॉर 2 आवर्स कर दीजिएगा, है ना, 2 घंटे के लिए हम काम कर रहे होंगे, तो जो भी है। एग्जाम्पल आपका ये क्या कहते हैं, जो सेंटेंस है उनको आप क्या करना है, आपने सारा फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आपका जो फॉर्मेट है हर टेंस में उसी के अकॉर्डिंग आप वो फॉर्मेट बनाएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो करेंगे, और इस तरह से आप जो है टेंस का फॉर्मेट आप बिल्कुल बना के रखेंगे विद एग्जाम्पल। 1 और 2 एग्जाम्पल्स आपको राइट करने हैं। जो टेंस आप करते जाएं, जो भी पार्ट्स करते जाएं, इंडेफिनिट करेंगे तो इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लेके उसको 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर देंगे। मीन सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, नेगेटिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेंटेंस की वो तो आप बनाएंगे नेगेटिव, सिंपल, इंट्रोगेटिव और जो भी कुछ है वो आप सब करेंगे। क्लियर? एक चीज और बता दें आपको, कॉमन चीज। आज तो देखिए हमने आपका टेंस चैप्टर क्लोज हो चुका है, फिनिश हो चुका है स्टूडेंट्स। आपकी 6 जो टॉपिक 6 आपके जो पार्ट्स थे टेंस के, उसमें आपका ये टेंस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टेंस आप क्या करना है, आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखते जाएं स्टूडेंट्स, आप उसको नोट करते चले जाएं। नोटबुक मैंने बोली है कि आपको बनानी है, यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक फॉर इंग्लिश, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी राइट करने होते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि आप लोगों को तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल की एक बुक प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है ना, नगीन प्रकाशन की, कि आप लोग करेंगे या किसी की जो भी कुछ है। लेकिन मेरे पास क्या होता है, हम लोगों के पास स्पेसिमेंस बहुत होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि जो भी वर्क जिस बुक में अच्छा मुझको लगता है, या कोई ऐसा एप्लीकेशंस होती है या कुछ न्यू वर्क होता है या प्रैक्टिकल होता है, वो मैं उस बुक्स में से आपको राइट करा देती हूँ। तो मैं आपको डिक्टेट भी कराती हूँ एक्स्ट्रा वर्क दूसरी बुक्स में से। तो इसीलिए क्योंकि वो आपको, अगर आप एक ही बुक बना लेंगे, मिसलेनियस कॉपी कर लेंगे, मीन्स मिक्स कर लेंगे सब सब्जेक्ट की, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो बेटर है कि आप एक मेंटेन कर लिए रजिस्टर और उसमें सारी चीज़ें इंग्लिश की लिखते चले जाएं। अब आपने जैसे जैसे वीडियो देखते रहेंगे, आप टेंस का जो है आप लोग सब वैसे ही मेंटेन करिए जैसे मैंने आपको बताया है। बेटर वे यही है कि आप अच्छी तरह समझ लें। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप एग्जाम्पल जरूर करें, 1 या 2 सेंटेंस को राइट कर लें और उसको जिस टेंस के आप टाइप कर रहे हैं उसको आप उसमें कन्वर्ट कर लें। केवल आप खुद से करिएगा स्टूडेंट, फिर आपको टेंस कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई चीज़ दोबारा समझनी है, नहीं समझ में आती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा। लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज, क्योंकि हमारे ग्रुप में हर सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से डालिएगा, है ना, कि सब्जेक्ट के हिसाब से डालिएगा कि मैम रूपम मैम, जैसे मेरा नाम है रूपम अग्रवाल, आप जानते हैं कि रूपम मैम या इंग्लिश की मैम, या हमें इंग्लिश में ये चीज़ समझ नहीं आई, इस तरह से ये आप मेरे को बता दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको 10 बार नहीं 100 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए। मेरा एक एम यही होता है कि आपकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप समझेंगे अच्छी तरह से, जब आप लोग मार्क्स लेकर आते हैं तो वो भी हमारे लिए हमारा रिजल्ट होता है कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया और बच्चों ने अच्छे, उसके बदले में हमें अच्छे मार्क्स ला कर दिए। दैट इज द फ्रूट ऑफ आवर लेबर, वो हमारी मेहनत का फल। इसीलिए मैंने टेंस सबसे पहले टॉपिक लेती हूँ उसमें, और सबसे पहले आपका इसको मैंने टेंस को क्लियर किया है ताकि आपको एक ग्रामर का हम पोर्शन ले लें, टॉपिक ले लें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब बच्चों मैं पूछूंगी, अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, पढ़े हम सब ने, है ना, फ्रॉम 6th क्लास से तो मतलब हम लोगों ने पढ़े हैं। बट क्या होता है अगर मैं टेंस ना समझाएं, अब मान लीजिए क्योंकि इन सब में टेंस का ही खेल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको मालूम है टेंस चेंज करने पड़ते हैं। अगर आपको टेंस ही नहीं पता, फिर आपको ये नहीं पता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, और मैं उसको बोल दूं कि आप पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे? आपको यही नहीं पता कि सामने वाला टेंस कौन सा है और पास्ट परफेक्ट में हमें कैसे चेंज करना है, हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है। अगर वही नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपके सिलेबस में क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन स्टूडेंट्स आपको, तो उसमें आपके 4 4 5 5 मार्क्स के पूरे मार्क्स के आपके जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, और उसमें आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हैं।
ग्रामर में आप जो है पूरे मार्क्स ले सकते हैं, ग्रामर में मार्क्स नहीं कटते, थ्योरी में मार्क्स कट जाते हैं। तो टेंस के लिए बेटर वे यही है बच्चों कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है, केवल आपको एक एक दो दो सेंटेंस ही सॉल्व करनी है। और जब आप एक एक दो दो सेंटेंस ही सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और आपको टेंस क्लियर हो जाएगा, है ना। इफ देयर विल बी एनी डाउट्स प्लीज इन्फॉर्म मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक ऑफ टेंस इज फिनिश्ड नाउ। आज हमारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। टेस्ट के लिए मैंने बोला है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा टेंस का जो चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन मैंने कम्युनिकेशंस का भी आप लोगों को कराना है। तो मैं आज थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशंस का भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपकी थ्योरी है, थ्योरी में भी देखिए 6 चैप्टर है आपके, और थ्योरी में आपको बच्चों जिस तरह से मतलब हर पार्ट्स आपको इंग्लिश का बहुत ध्यान से पढ़ना है। लेकिन आपकी जो थ्योरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 मार्क्स के, 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आज मैं क्या करती हूँ, क्योंकि देखिए अभी इसके बाद में ग्रामर का नया टॉपिक अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, है ना, हम उसको स्टार्ट करेंगे दिसंबर में। तब तक हम थोड़ा सा थ्योरी वर्क करेंगे, क्योंकि आपके पास भी लर्निंग वर्क बहुत है। बीच बीच में आपका लर्निंग वर्क, जो बुक जब आप बुक ले लेंगे तो बुक में भी जो है आपका लर्निंग वर्क है, इडियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे आप लर्न करेंगे। काफ़ी ये चीज़ तो ऐसी होती है कि बचपन से पढ़ रहे होते काफ़ी कुछ हमें याद रहती है, कोई ऐसी डिफिकल्ट नहीं आती, बहुत आसान सी आती है। एक आपकी में डेफिनेशंस आएगी, कम्युनिकेशन स्किल में एक डेफिनेशंस आ जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है ना, 8 टाइप्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इनकी 2 नंबर की आती है कि डेफिनेशंस विद 2 एग्जाम्पल। तो ये जैसे जैसे हम बुक्स आप बताते चल जाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान, आराम से आपका सिलेबस भी होगा और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बट यू हैव टू डू एज आई एम सेइंग, मेरे अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम जो है थोड़ा सा अब थ्योरी पोर्शन भी लेते हैं। अब बुक्स की प्रॉब्लम आती है। अभी नगीन प्रकाशंस की मैंने कहा है कि आप बुक्स ले लीजिएगा। इन केस अगर नगीन प्रकाशंस की बुक भी अवेलेबल नहीं होती है, या अर्चना की, काफ़ी सारे राइटर्स की बुक्स है बच्चों, अर्चना की भी है, अर्चना भी एक राइटर है, उनकी भी बुक्स है। अगर मान लीजिए उनकी बुक्स अवेलेबल हो जाती है, जो बुक्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, बट आई प्रेफर फर्स्टली नगीन प्रकाशन की, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसमें से आता है, लेकिन सिलेबस तो उसमें भी है। थोड़ा सा राइटर्स का लिखने का और चीज़ को एलोब्रेट करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो जो नगीन प्रकाशन जी है, उनका जो एक्सप्लेन करने का स्टाइल है बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने एलोब्रेट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन पेपर भी मतलब क्वेश्चन में मोस्टली जो है ग्रामर के भी उसमें से आ जाते हैं। तो आप जो है बुक्स ले लीजिएगा। आज जैसे मैं मैं आज आपके बच्चों बुक्स लेकर आई हूँ, आज वो तो आपकी जो है थोड़ा सा मैं आपको आपका ओरली में आपको आज समझाऊंगी, ठीक है ना। ओरली में आज आपको थोड़ा सा आपको जो आप कम्युनिकेशंस का जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस मैंने आपको पढ़ाया है, उसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है ना। क्योंकि बुक्स अभी है नहीं, अगर जैसे मैं आपकी कल या जैसे आपकी बुक्स में थ्योरी स्टार्ट करूँगी, तो जो थ्योरी का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी उसमें मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। और हमारा ये मानना है कि जब तक आपको चैप्टर की हिंदी समझ में नहीं आएगी लाइन टू लाइन, तो चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन आंसर अब फिर आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके 6 ही चैप्टर हैं केवल, जिसमें से थ्योरी के चैप्टर हैं केवल 6 ही हैं, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन आंसर किसी में 20, किसी में 15, किसी में 25 ऐसे क्वेश्चन हैं, है ना। तो वो सब हम बताएंगे आपको कि आपको कैसे करना है। तो चैप्टर को मैं 1 बाय 1 लाइन टू लाइन वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, और एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल, ठीक है ना। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको मतलब पढ़ाया बुक्स आपके पास नहीं है, कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो पेज की मैंने फ़ोटो डाल दी, तो कम से कम आप उसको पढ़ तो लेंगे, है ना। इससे आपको आसान आएगा कि चैप्टर का आपके पास आएगा कि हमने प्रीवियस मतलब जो सेशन वो हमारा सेशन उसमें हमने यही किया है, क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं थी स्टूडेंट्स के पास, लॉकडाउन एडवांस लग गया, ऊपर से ऑर्डर है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें, बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमने स्टूडेंट्स को क्या किया, चैप्टर पढ़ाए
और उसके बाद में बुक्स की फ़ोटो, पेजेस की फ़ोटो डालते चलो। इसलिए स्टूडेंट्स को बुक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही हम आपकी करेंगे, पूरी तो नहीं डालेंगे जब तक आपके पास सबके पास बुक्स अवेलेबल ना हो। और नहीं तो जो चैप्टर हम पढ़ाते चले जाएंगे, जैसे आज 1 पेज पढ़ा दिया या 2 पेज पढ़ा दिया तो 2 पेज जितना भी हम पढ़ाएंगे उसकी फ़ोटो हम डालते चले जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर क्वेश्चन आंसर मार्क कराने, मार्क उसी में से होंगे, जो मैं आपको फोटो भेजूंगी मार्क भी उसी में से होंगे कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको राइट कर। ठीक है, ये हमारा काम करने का तरीका। हम 1 बाय 1 आपको चैप्टर की एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको मार्क कराएंगे। कोई क्वेश्चन आंसर दूसरी हमें डिक्टेट करना है तो वो हम कराएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ बी प्रिपेयर विथ योर नोटबुक एंड बुक्स। अब देखिए, अब आते हैं हमारे एक टॉपिक, आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक टॉपिक, अब जो मैंने आपको बताया था बच्चों, आपने मेरा देखो पीछे प्रीवियस वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको रिवीजन कर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसका कि कम्युनिकेशंस क्या था। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशंस मीन्स टू कम्युनिकेट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि बातचीत करना। अब हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, कम्युनिकेशंस है। बिना कम्युनिकेशंस के आपका इसमें क्वेश्चंस भी था कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी कांट एग्जिस्ट विदाउट कम्युनिकेशंस। बात भी सही है। अब हम लोग रहते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, तो क्या वहाँ पर हम किसी से बात नहीं करते? नो, करते हैं। हमारे आपके पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं, तो एक दूसरे से इस मोहल्ले में अच्छी तरह से सब लोग मतलब आपस में एक अच्छा रिलेशंस बना के रखते हैं, है ना। सब आपस में तो एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं, तो कम्युनिकेट करते ही करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रीवियस हमारे जो प्रिमिटिव्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, आदि मानव थे, तो कम्युनिकेशंस उन्होंने कम्युनिकेट कैसे किया। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी? साइन लैंग्वेज, है ना। साइन लैंग्वेज was the first language which was introduced by our primitives, यानी कि सांकेतिक भाषा, जिसको बोलते हैं सांकेतिक, संकेत में। और साइन लैंग्वेज का यूज हम आज भी करते हैं। हाउ, कैसे? देखो बच्चों, अब जैसे मैं क्लास में आपको मैं पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब पीछे से कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारा तो कंटिन्यूस लेक्चर चल रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं मैं कभी, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, केवल मैंने उसको इशारा कर दिया, स्टूडेंट्स को इशारा कर दिया, कम हाथ से जो मैंने को इशारा कर दिया वो समझ गए कि मैम ने कहा आ जाइए। अगर नहीं बुलाना होगा ऐसे कर देंगे, वो समझ जाएंगे मैम ने मना कर दिया। तो यानी कि मैं अपना जो वर्क कर रही हूँ वो तो कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन जो साइन लैंग्वेज का यूज करके मैंने, यानी कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना, वो जो आया है उसको मैंने मैसेज कन्वे कर दिया। बस क्या है, केवल हाथ के इशारे से, साइन लैंग्वेज से उसको इशारा कर दिया, वेदर कम और आउट। तो ये होती है साइन लैंग्वेज, और जिसका कि यूज हम आज भी करते हैं। कोई जल्दी में चले जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, और पीछे से कोई उसको आवाज़ दे रहा है, तो उसको उतना टाइम में थोड़ा सा का डिस्टेंस है तो उसको ऐसे से हैंड कर देंगे, यानी कि टाइम नहीं है, वो समझ जाएगा पीछे वाला कि इनके पास बात करने का टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में है, और वो कुछ नहीं कहेंगे, वो चुपचाप रहेंगे। हाँ के लिए हम लोग ऐसे फेस हिलाते हैं, ना के लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। कोई सामने से कोई हमसे कोई बात कर रहा है, कोई किसी बात में उसको इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमसे पूछता है कि क्या आप हमारे साथ जाएंगे, तो बोलते हैं ना ये हम जो शोल्डर्स हैं इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, ये तो दीज आर द साइन लैंग्वेज। ये साइन लैंग्वेज होती है जिसको कि हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद में उन लोगों ने अपना फिर रिटन जो है प्रोसेस स्टार्ट किया, रिटन लैंग्वेज स्टार्ट की, कुछ ना कुछ, वो भी जो उस समय की लैंग्वेज होगी। अब उस समय हिंदी तो हम नहीं कह सकते कि हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज होगी, नो, एट दैट टाइम जो भी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई होगी उन लोगों ने वो की। उसके बाद में अब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला गया, आपको मालूम है सारा हम लोगों ने सामाजिक सोशल स्टडीज़ में कम्प्लीटली पढ़ रखा है ना, कि नगर बसे हैं, उसके बाद राजाओं का युग आया है, मिडिल एज आ गई, तो मिडिल एज में आप लोगों ने देखा था कि कबूतर के जो है पंजों पर मैसेज बांध दिया जाता था, और उनको ट्रेन करते थे, पैर से उड़ा देते थे, मैसेज वहाँ कन्वे हो जाता था। हॉर्स राइडर थे, यानी कि घुड़सवार को भेज दिया और वो जाके मैसेज कन्वे कर देते थे। लेकिन इन मॉडर्न टाइम में आज तो हमारे पास ना तो किसी को कबूतर उड़ाने की ज़रूरत है, ना हॉर्स राइडर की, बस एक फ़ोन उठाया और मैसेज हो गया विद इन फ्यू सेकेंड।
हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें ये भी बना था कि आज जो है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस वर्ड्स बिकम अ फैमिली। बहुत एक छोटा परिवार के रूप में हो गया। पहले दूर लगता था लेकिन अब नहीं। अब तो आपके जो रिलेटिव्स भी अगर 7 समुंदर पार बैठे हैं तो भी आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करके फेस टू फेस आप लोग बात कर सकते हैं। मैंने इसमें एक बताया था कि कम्युनिकेशन व्हाट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन का सबसे तेज साधन है? सैटेलाइट। सैटेलाइट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक सैटेलाइट नहीं होंगे आपके ये जो कम्युनिकेशन के मेथड है बेकार है, ये ऑपरेट होंगे ही नहीं। और जो सैटेलाइट होते हैं वो हर कंट्रीज के सैटेलाइट मीन्स उपग्रह जो कि स्पेस में लॉन्च होते हैं और स्पेस में वही हमारा मैसेज जो है कन्वे करते हैं। उन्हीं के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से ही हमारा मैसेज कन्वे होता है। कभी कभी आप देखते हैं नेटवर्क नहीं मिलता, फ़ोन लेके इधर से उधर से ढूंढते रहते हैं, अरे नेटवर्क नहीं आ रहा, ड्यू टू कुछ रीज़न होता है कि वेदर सही नहीं हो, क्लाउडी वेदर हो तो भी नेटवर्क नहीं आते हैं और ढूंढते रहते हैं कि अरे भाई कहाँ नेट मिले जो काम कर ले, क्योंकि वो काम नहीं करेगा जब तक उसको पूरा सिग्नल नहीं मिलेगा। आपका फ़ोन या हमारे डिवाइसेस बेकार। तो इसमें आपने आपको बताते हैं कि सैटेलाइट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमने आपके कम्युनिकेशंस में बताए थे, आपके अलग हैं और दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके अलग हैं। अब इसमें था आपका कि एक कम्युनिकेशंस तो होता है, कुछ हम लोग करते हैं, बातचीत हम करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कौन सा होता है? मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होता है? Communications or effective communication. There are lots of difference between the communications, and there are so many types of communication by which we use मतलब है आपका effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मतलब कम्युनिकेशंस तो हम करते हैं। अब इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चों, कम्युनिकेशंस करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अब कम्युनिकेशंस में इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रभावशाली। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक है। अब कम्युनिकेशंस में अब कैसे होता है बच्चों ये चीज़ कि हाँ यहाँ पर ये मतलब इफेक्टिव क्यों कहा गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? अब देखिए ऐसा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं, तो आपने बोलने का स्टाइल देखा, पढ़ाने का स्टाइल देखा, सब कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरह से हुआ, ठीक है। कोई हम जो बात कर रहे हैं पढ़ाने से रिलेटेड, आपके लेक्चर से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बात हो रही है आप और हम आपस में कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी जगह जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं उसकी जगह आपके वीडियो में, हमें मालूम है कि वीडियो अपलोड हो रहे हैं, हायर लेवल तक हमारे वीडियोस जाएंगे, आप तक जाएंगे, फर्स्ट ईयर है हम अभी आप एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, अभी हम फेस टू फेस एक दूसरे को मतलब कुछ स्टूडेंट्स आ गए ऑफलाइन के, आपको मालूम है कि ऑनलाइन ही क्लासेस का प्रोसेस रखा गया है, ऑफलाइन केवल डाउट के लिए 2 दिन के लिए आए हैं, हम नहीं जानते आप लोगों को अच्छी तरह से, आप लोग हमें अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो अगर मैं तो अकेली हूँ आपके सब्जेक्ट की, आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन स्किल की केवल एक मैडम है जो हमें पढ़ाएंगे, सहारनपुर की, बागपत की दूसरी मैडम, मैं तो एक पर्सन हूँ ना इधर, लेकिन उस साइड में आप कितने सारे एक ब्रांच में 60 सीट्स हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग CS इलेक्ट्रॉनिक्स के? अबाउट 120 या 120-130 इतने तो स्टूडेंट्स हैं, सीट्स फुल होती हैं। अगर मैं अपने आप को, जैसे मैं बना रही हूँ, वीडियो भी बन रही है, अगर मैं पढ़ाने की जगह कुछ और बातें शुरू कर दूँ, पढ़ाना नहीं है, गलत पढ़ाना है,
क्योंकि आप भी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, 10th पास हैं, आपको भी मालूम है, आप अब इंजीनियरिंग लेवल पे आ गए हैं, आपको भी मालूम है अगर मैं तू तड़ाक से या बस ऐसी राइटिंग ले लूँ जो समझ में भी ना आए, इधर उधर की बातें शुरू कर दूँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको समझाऊँ नहीं, तो क्या होगा? आप एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, उसके बाद वीडियो देखना बंद कर देंगे। वाई? क्योंकि आपको मालूम है कि जो मैडम हमें पढ़ाने जा रहे हैं, हमारे जो सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट की गई हैं, जो हमें वीडियो सेंड कर रही हैं, उनके वीडियो में कोई दमखम नहीं है। हम यही तो कहते हैं ना कि इस चीज़ में कोई दमखम नहीं है, यानी कि ना तो हमें सब्जेक्ट समझ में आ रहा, ना हमें उनका टॉपिक पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, उनके बोलने का स्टाइल हमें अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, राइटिंग ऐसी लिखती है जैसे बच्चे लिख रहे हो। तो क्या होगा? अब इससे आप चुप नहीं बैठेंगे, आप क्या है अपनी हायर अथॉरिटी को, किसी ना किसी को तो कंप्लेन करेंगे कि सर ऐसी बात है, ना तो हमारी समझ में आ रहा है मैडम की, ना आप क्या बताइए हम क्या करें, क्योंकि मैं तो आप ही लोगों के लिए अपॉइंट हूँ, हम लोग आप ही लोगों के लिए तो आए हैं। अगर आप ही लोगों को अगर हम रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, हमें आप लोगों को ही ट्रीट अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो आप लोग बताइए क्या हमें बियर करेंगे? आप लोग नहीं, टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट्स भी इस तरह से हम लोगों के साथ करें तो हम भी टॉलरेट नहीं कर सकते। अब आप लोगों को फर्स्ट हमने हम तो 2 दिन से ही आपस में एक दूसरे के देख रहे हैं, ना तो देखो आप मेरे से कोई भी कि डर या सहमी, हाँ हम लोगों में भी ऐसी कोई बात नहीं, हम तो यूज्ड टू है ना। चाहे एक क्लास पूरी फुल ऑफलाइन का भाई अभी तो प्रोसेस जो ऑनलाइन का चला है वो अभी तो चला है ड्यू टू कोरोना, अदरवाइज तो यहाँ 10 साल हो गए पूरी क्लास फुल रहती थी। स्टूडेंट्स की मजाल, अगर मतलब कोई भी स्टूडेंट अपनी सीट से हिल जाएगा जरा से भी कोई शैतानी करने को, तो ये किस लिए होता है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस वही काम आता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होता क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस वो होता है बच्चों जो अपने बोलने का स्टाइल, जो हमारा बात करने का स्टाइल ऐसा हो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और वो हमसे बातचीत करने के लिए दोबारा तैयार हो जाए। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं, देखो होता ही है लाइफ में कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये कहा जाता है। और जब हम किसी से मिलते हैं, कोई ऐसा होता है कि रूड बोलता है बहुत, मतलब रूखा सा, बोलने में रूखे होते हैं, बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं होता, तो क्या आपका मन करेगा कि हम दोबारा उसके साथ बातचीत करें? नो। बल्कि जब वो पर्सन दोबारा आपको मिलेगा तो आप उससे कटेंगे कि इससे तो बात ही करना बेकार है, भैया तो ढंग से बात ही नहीं करते, तू तड़ाक से और गालियों से बात करते हैं, हमें ऐसे आदमी से बात नहीं करनी। यानी कि क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन उसका खराब हो चुका है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जैसे मिलते हैं, आप कोई अच्छी आपसे पोलाइटली बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत अच्छी तरह से बात करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपकी बातों को समझते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति से बार बार जो है बातचीत करना चाहेंगे, है नहीं? तो दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वही होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स आपके लिखवाए जाएंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप, क्योंकि अभी आपका 3rd ईयर का डिप्लोमा है, 3 साल बाद ये नहीं कह सकती मैं कि देखो आप लोग डायरेक्ट बीटेक में जाएंगे या कुछ को यहीं से प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब लग जाती है, जैसा भी अब मतलब आगे हो, है ना? तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे आप जॉब के लिए जाएंगे, क्योंकि सबका एम क्या है, आप लोग जो यहाँ पे खाली डिप्लोमा के लिए तो नहीं आए बच्चों, आप लोग डिप्लोमा लेने के लिए भी और जॉब के लिए भी, लाइफ में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी आए हैं। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, मैं इंटरव्यू का भी आपको जो है प्रैक्टिकल उसमें बताऊंगी आपको, तो अगर इंटरव्यू में इस तरह के हम बात करेंगे, ढंग से आंसर नहीं देंगे या रूडली बात करेंगे, तो क्या वहाँ पे काम चल जाएगा? नो, वो तो जस्ट कह देंगे सीधा गेट आउट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन इम्प्रेस द अदर पर्सन्स by talking way, by talking way, by your good manners behaviors, यानी कि जिससे हम दूसरे व्यक्ति को अपने बिहेव से, अपने मैनर से अच्छी तरह से इम्प्रेस कर सकें। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही आप दूसरे के साथ अच्छी तरह से मतलब आप कम्युनिकेट कर लेंगे। अब इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के 4 पॉइंट्स होते हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस which we have
always remember in our mind whenever you want to talk other persons. ठीक है, आपको हमेशा वो ध्यान में रखना चाहिए जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करना शुरू करेंगे. एंड व्हाट आर दिस पॉइंट? फर्स्ट, हाउ टू से. सेकंड इज व्हाट टू से. Third is when to say. How to say, when to say, what to say. How to say, what to say, when to say. Whom to say. Fourth is whom to say. अब मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनका मतलब क्या है. देखिए, फर्स्ट इज हाउ टू से, किस तरह से बोलना चाहिए. अब आप इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि आई एम योर लेक्चरर और यू आर माई स्टूडेंट्स. ठीक है, इतना आप लोगों को मालूम है. और हम दोनों भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको मुझसे कैसे बात करनी है और मैंने आप लोगों से कैसे बात करनी है. अब इतना तो आपको भी 2 दिन हो गए अटेंड करते हुए क्लास को, ये भी पता चल गया कि मैडम आप लोगों से आपसे बात कर रही है. इस बीच में मेरे मुंह से ना तो कभी तुम निकला ना तुम निकला. ये हमारी हैबिट है. गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. हमेशा मैं आप ही बोलती हूँ और मेरे है कि हम आपसे ही बोलें. अब हाउ टू से, यानी कि अगर मान लीजिए हमें बोलना कैसे, हमें भी अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देनी. अब जब हम अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देंगे तो स्टूडेंट्स भी हमें रिस्पेक्ट देंगे. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है हाउ टू से, कि मतलब किस व्यक्ति से बात करते समय कैसे बात करनी है. अब मैं ये नहीं कहती कि हमेशा फॉर्मल होना चाहिए. नो, अरे इनफॉर्मल है, मैं चली जाऊंगी, हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, ये जैसे भी है, तो आपस में आप तो फ्रेंड्स है ना, आप लोगों को तो फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. आप लोग फॉर्मल होने की जरूरत नहीं कि आपसे बात करेंगे उससे बात करेंगे. अरे आप इनफॉर्मल जैसे बात करते हैं वैसे करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है ना. यहाँ पर हम बैठे हैं, हम सारे ग्रुप में हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में आप इनफॉर्मल बात कर सकते हैं. बट आपको मालूम है कि हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कहाँ होना है, किसके साथ फॉर्मल बातें करनी है और किसके साथ इनफॉर्मल बात करनी है, ये आपको पता है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट टू से, क्या कहना चाहिए. नेक्स्ट है आपका व्हाट टू से, क्या कहना चाहिए. तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको क्या बात कहनी चाहिए. हमें मालूम है आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमें आपसे पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करनी चाहिए. इधर उधर की कोई बात, फैमिली से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी चाहिए. आप भी जानते हैं कि हम आपके लेक्चरर हैं, एक मैडम से कैसे बात करनी चाहिए ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं. आप लोग हमसे इनफॉर्मल होकर बात नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते. वो बात दूसरी है कि क्लास से बाहर कोई प्रॉब्लम आपको आती है या कोई कुछ आपको प्रॉब्लम होती है कि मैडम ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही है, प्लीज़ अगर आपके पास हो एक्स्ट्रा हो या जो भी कुछ है आप करेंगे. लेकिन करेंगे कैसे? विद इन लिमिट से ही तो बात करेंगे. तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि व्हाट टू से, हमें क्या कहना चाहिए. थर्ड है आपका व्हेन टू से, कब कहना चाहिए. अब बच्चों हर बात करने का तरीका, समय अलग होता है, टाइम सब चीज़ों का अलग होता है. ये हमारा पढ़ाने का टाइम है, हम लोग आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, तो हमें पता है कि हमें आपको क्या कहना है. हमें अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आपको आपसे बात करनी. तो यानी कि व्हेन टू से, हमें कब कहाँ क्या चीज़ कहनी चाहिए. अगर मान लीजिए कोई फैमिली में किसी के आप जाते हैं, यानी कि आपका चलो फ्रेंड सर्कल है, उनकी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वहाँ पर अगर आप उसको कंसोल्स करने के लिए जाते हैं, तो बच्चों वहाँ पे कोई हंसी मजाक की तो बात नहीं होती, क्योंकि उस समय आपको मालूम है कि सिचुएशन कैसी है. यानी कि सिचुएशन, हमें हमेशा सिचुएशन देखनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी यूज आवर मैनर्स. मतलब मैनर्स को मतलब यूज करें, अपने बिहेव को यूज करें कि भाई हमें कौन सी सिचुएशन पे कौन सी बात कहनी चाहिए.
नेक्स्ट, whom टू सी, किसे कहना चाहिए। ये भी बात सही है कि हर बात हर एक व्यक्ति को नहीं कहनी चाहिए, कह सकते हैं आप लोग अगर हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम देखते कि आपस में हम एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की और लेक्चरर। आप हमसे कोई भी बात कर लेंगे मैम कि ये प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लिमिट से बाहर आप भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन क्या जो बातें आप हमसे कर लेंगे क्या वो सर के पास जाके कर लेंगे? नो। आपको मालूम है कि दैट पर्सन इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी पर्सन ऑफ अवर कॉलेज, द हाईएस्ट पर्सन है वो, हमारे प्रिंसिपल इज द हाईएस्ट, है ना, उसमें सीट्स पर होते हैं, तो आप वो उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम है कि किससे कब क्या कहना चाहिए। आप उनके पास केवल अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। और हमें भी अगर हमें कोई काम होगा या सर से कुछ पूछ रहा होगा तभी हम सर के पास जाएंगे, अदरवाइज हम भी नहीं जाएंगे। तो हमें पता है whom to say, यानी कि किस व्यक्ति से कैसे बात करनी चाहिए और किस व्यक्ति को क्या हमें कहना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट। सो दैट by using for this point our communication must be effective, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाता है यदि हम इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखें कि हमें जो है हम कब किससे क्या बात कर रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पेरेंट्स से होते हैं तो हम पेरेंट्स से अपने उसमें बात करते हैं, कभी कभी होता है कि फॉर्मल हो जाता है, वो भी प्यार में आके हमें अपने पेरेंट्स के साथ मतलब इनफॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन हमेशा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो हम लोग करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम। तो ये होता है बच्चों इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का हम यूज मतलब ध्यान में रखें हम किसके साथ कैसे बात करनी है, कहाँ क्या बात करनी है, कब करनी है, क्या कहना है और किससे बात करनी है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में आपको रखना, ठीक है ना। तो ये है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। अच्छा बच्चों, अब देखो क्योंकि कम्युनिकेशंस में बहुत सारे पॉइंट्स है। कम्युनिकेशन क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का जो नेम है वो कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन स्किल मीन्स कम्युनिकेशंस एबिलिटी, स्किल का मतलब भी गुण होता है ना और एबिलिटी होती है, यानी कि कम्युनिकेशंस करने की जो स्किल्स है, एबिलिटी है आपके अंदर, वो कौन कौन सी है, सारे चैप्टर्स उन्हीं पर हैं। इनकी टाइप्स हैं, इनके आपके जो है पार्ट्स हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन के फंक्शंस हैं, इनके प्रोसेस हैं, इनके बैरियर्स हैं, बहुत सारे ये सारी चीज़ें आपकी सब इसी में एलोब्रेट की गई है, यानी कि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छे के मतलब आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन हम करते तो हैं तब हमें क्या क्या बात मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको कहते क्या है। अब जैसे मैंने आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताया कि आप जब व्हेन वी आर टॉकिंग इन मैनर्स, इन गुड बिहेवियर्स, तो वो उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, वो चीज़ें हमें ज़्यादा इम्प्रेसिव होती हैं और अच्छी लगती हैं। तो हम लोग लाइफ में भी देखते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में भी अगर देखें तो वही व्यक्ति हमें ज़्यादा अच्छा लगता है जो हमसे प्यार से, पोलाइटली, नम्रता से और ढंग से बात करे। जो व्यक्ति हमसे गाली देकर बात करे या रूड बात करे या हम लोगों को इम्पोर्टेंस ना दे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो कम्युनिकेट करना हम लोग भी नहीं चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, अब आप देखेंगे कि 1 बाय 1 हम लोग जो पढ़ते चलेंगे कम्युनिकेशंस क्या है, इसके कितने सारे टाइप्स हैं, कितने सारे इसके अलग फंक्शंस कौन से हैं, प्रोसेस कौन से, इसके चैनल्स कौन से हैं, बैरियर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ते चले जाएंगे और उन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर। तो अब जो है कल से आपका जो नेक्स्ट वीडियो में है, क्योंकि मैंने आज आपको टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स, अब कल से जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी उसमें हम थ्योरी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, और फिर मैं लाइन टू लाइन आप उसको एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूँगी उसकी फ़ोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी सो दैट आपको बुक की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन तब तक आप उसी को कर लीजिएगा, जैसे भी आपको लगे फ़ोटो देखिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको समझिएगा, उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर वगैरह मार्क कराने हैं वो मैं करा दूँगी। क्वेश्चन आंसर को बच्चों हमेशा ही आप लोगों को नोटबुक पे राइट करना है,
मतलब क्वेश्चन आंसर तो बहुत होते हैं, एक चैप्टर में कम से कम 15-20 क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन मैं आपको वही करवाऊंगी नोटबुक पे। मार्क्स तो मैं सब करवाऊंगी, है ना, लेकिन मैं आपको नोटबुक में वही क्वेश्चन आंसर राइट करने के लिए कहूँगी जिसकी मुझे मालूम है कि 100% एग्जाम में आपके वो क्वेश्चन आएंगे। इतना आप मेरे पर विश्वास रखिए कि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको मार्क कराऊंगी, जितने भी आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, आपको 100% उसमें से मिलेंगे। ओके, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। कल से आपका जो है थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप जो है अपना रजिस्टर जरूर मेंटेन करिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।